कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे वो चर्चा ये थी कि हम ये समझ ही नहीं पाए जब तक हम एलएलबी करते रहे कि जबकि सीआरपीसी या बीएनएसएस में ऐसे प्रोविजंस दिए गए कि आप गिरफ्तार किए व्यक्ति को विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के समक्ष रखेंगे, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जब सीआरपीसी इसकी धारा 304 में यह लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, अपनी 303 में लिखा है कि अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा करा सके, और 304 में फ्री लीगल एड इससे संबंधित प्रावधान है। तो इन सब बातों का उल्लेख जो देश की मूल विधि है उसमें करने की जरूरत क्या है? इस संबंध में कभी जो विचार श्रृंखला है ये पूर्ण ही नहीं हुई, और इसलिए अनुच्छेद 22 का जो एक्चुअल महत्व है वो कभी ध्यान ही में नहीं आ पाया। जो बड़े हुए तब पता लगा कि सिर्फ आपराधिक आरोप पर अगर गिरफ्तारी हो रही है तब सीआरपीसी या बीएनएसएस ये एक्शन में आएंगे, और तब भी एक्शन में भले ही आ जाएं, लेकिन ये स्टैट्यूटरी लॉ है और इनमें संशोधन सामान्य बहुमत से किसी भी समय हो सकता है, जबकि व्यक्ति का जो स्वातंत्र है ये इतनी महत्व की चीज है कि इसे कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन ये दिया ही जाना चाहिए, और इसलिए इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ये स्वतंत्र भारत में मिला है, ताकि विभिन्न इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो कि पुलिस के अलावा भी हैं, उनमें से कोई भी किसी भी कारण से यदि व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, क्योंकि अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति इसके अधिकारों का वर्णन करता है, वो गिरफ्तार क्यों है इससे मतलब ही नहीं है। जबकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, बस बात खत्म, अनुच्छेद 22 एक्शन में आ जाएगा। सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, किस आरोप पर गिरफ्तार किया गया, किसने किया, किन परिस्थितियों में गिरफ्तार हुआ, इससे मतलब नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी एक महत्व की घटना है। जैसे किसी की गिरफ्तारी होती है, न सिर्फ उसका वैयक्तिक स्वातंत्र बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी ये संदेह के घेरे में आ जाती है। व्यक्ति जैसे गिरफ्तार होता है, लोगों की धारणाएं उसके बारे में बदल जाती हैं, भले ही उसको बिल्कुल मैनाफाइडली गिरफ्तार किया गया। और आज जब से ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तब तो अनुच्छेद 22 की प्रासंगिकता ये और ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर ये बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। इसके बारे में तो ये कहना ज्यादा ठीक होगा, अधिकांश के बारे में, सबके बारे में तो कोई भी बात सत्य नहीं होती, कि ये बंदर से बस जस्ट आदमी ही हुए हैं, यानी बंदर से बिल्कुल ठीक ऊपर वाली श्रेणी में आए हैं, ये पूर्ण विकसित आदमी नहीं है। इसलिए ये तो चरित्र हनन व्यक्ति का शुरू कर देते हैं, कैरेक्टर एसिसिनेशन शुरू हो जाता है जैसे ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। और ऐसी दशाओं में व्यक्ति को सिर्फ देश की सामान्य विधि के भरोसे छोड़ देना ये बिल्कुल कहीं से भी ये तर्कसंगत नहीं लगता। तो आज की तिथि पर हमें समझ में आता है कि अनुच्छेद 22 एक बहुत महत्व का हक ये आपको दे रहा है। वो कहता है जबकि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो आप गिरफ्तारी के कारणों की सूचना उसे देंगे,
व्हाई यू हैव अरेस्टेड, ठीक है। और चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में जो काम करने का दायित्व है वो सरकार के पास है, इसलिए जो गिरफ्तार होगा व्यक्ति वो एग्जीक्यूटिव एक्ट के माध्यम से होगा, ठीक है, हमेशा एग्जीक्यूटिव एक्ट होगा। हां, इंस्टीट्यूट वो भी ऐसा बनाया जा सकता है जो अनुच्छेद 22 का विरोध करे, यानी लेजिस्लेटिव एक्ट भी ऐसा हो सकता है जो कि अनुच्छेद 22 का विरोध करे, लेकिन ऐसा रेयर होगा, ठीक है ना, सामान्यतः ऐसा नहीं होगा। लेकिन चूंकि हो सकता है इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में सरकार और विधायिका दोनों शामिल है। और अगर इंस्टीट्यूट ऐसा बनाया गया जिसमें अनुच्छेद 22 के विरोध में प्रावधान किए गए तो 13 है, हम निपट लेंगे उनसे, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट के विरोध में राज्य को कोई विधायन करने की अनुमति अनुच्छेद 13(2) के शब्दों के प्रभाव से प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव है, आप कोई ऐसी विधि बना ही नहीं सकते। और इफ यू हैव enacted such a law then that will be void ab initio, वो प्रारंभ से ही शून्य है, ठीक है। और अगर आपने कानून ठीक बनाया लेकिन एग्जीक्यूटिव एक्ट उस कानून के अंतर्गत इस प्रकार से किया गया कि अनुच्छेद 22 का वायलेशन हुआ तो भी एग्जीक्यूटिव एक्ट को शून्य घोषित किया जा सकेगा। यह महत्व है अनुच्छेद 22 का। अगर अनुच्छेद 22 ना हो तो 13 नहीं होगा। हालांकि तब भी अनुच्छेद 14 आदि के आधार पर या अनुच्छेद 21 के आधार पर ऐसी विधि जो अनुच्छेद 22 के प्रावधानों को स्वयं में समाहित नहीं करेगी उसे शून्य घोषित किया जा सकेगा। लेकिन यह बात अनुच्छेद 22 की अनुपस्थिति में न्यायाधीशों के विवेक पर निर्भर करेगी। और न्यायाधीशों के विवेक पर जो कुछ निर्भर है वो व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है, और वो व्यक्ति का विवेक किस क्षण किस ओर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए यह समुचित है, उचित समझा गया कि ऐसा कृत्य जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को और व्यक्तिगत स्वातंत्र को इस हद तक प्रभावित कर सकता है उसको या उसके संबंध में कुछ सुरक्षाओं का वर्णन स्वयं देश की मूल विधि में कर दिया जाए। दैट इज व्हाई दे हैव इनेक्टेड आर्टिकल लाइक 22। ये महत्व का, ये बड़े महत्व का आर्टिकल है क्योंकि ये गिरफ्तार व्यक्ति को हक दे रहा है। ये अलग बात है कि आपका दिमाग इस ढंग से प्रशिक्षित है कि आप ऐसा मानते हैं कि गिरफ्तारी सदैव आपराधिक आरोप पर होगी, लेकिन आपका यह प्रशिक्षण सत्य नहीं है। गिरफ्तारी बहुत सारी इंफोर्समेंट एजेंसीज कर सकती हैं। कंटेम्प्ट आदि की प्रोसीडिंग्स में भी आप गिरफ्तार हो सकते हैं। गिरफ्तारी के प्रकार और गिरफ्तारी के अवसर और गिरफ्तारी की परिस्थितियां सिर्फ आपराधिक आरोप के लगाए जाने तक सीमित नहीं है। और यहां संरक्षण गिरफ्तार व्यक्ति को है। आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार ये आपके मन का वहम है जो आप अनावश्यक अपनी ओर से अपनी बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन हेतु कानून के शब्दों से पूर्व उपधारित कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ऐसी उपधारणा कर लेते हैं कि मानो वे लिखे हैं और उसके मुताबिक उत्तर देना शुरू कर देते हैं और आपका उत्तर 100% गलत हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जो लिखा है उसको पढ़िए। वहां लिखा है कि गिरफ्तार किया गया है तो क्या क्या हक है उसके, कि आप जबकि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया ऐसी गिरफ्तारी के कारणों
से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा। यानी गिरफ्तार करते ही कारण आप बताएंगे, अभिरक्षा में निरुद्ध बाद में करेंगे। ठीक है, अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा विदाउट सप्लाइंग दोज रीजंस व्हाई यू हैव अरेस्टेड दैट पर्सन। पहले कारण बताइए, फिर आप अभिरक्षा में भेज सकते, और कारण बताइए, क्यों बताइए। कानून का पर्पसिव इंटरप्रिटेशन होता है। कारण बताना कारण बताने के लिए नहीं है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, ये प्रकृति में जो कुछ हो रहा है, वो होने के लिए नहीं हो रहा, वो किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हो रहा है। पानी बरसने के लिए नहीं बरस रहा, पानी इसलिए बरस रहा ताकि जीवन, ठीक है, पृथ्वी पर चल सके। वो बरसने के लिए नहीं बरस रहा। ठीक है, तो ये शिक्षा प्रकृति से मिलती है कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन द नेचर दैट इज डेडिकेटेड टू ए सर्टन पर्पस, दैट इज व्हाई एवरी एक्टिविटी should be interpreted in those manners in which they can satisfy, they can fulfill, ठीक है, that object or purpose for which they are running। ठीक है, आपको इस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। तो कारण इसलिए नहीं बताए जा रहे कि बस कारण बता देंगे और बात खत्म। जो कारणों का बताना है वो किस लिए, ठीक है, निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से वो परामर्श कर सके, परामर्श शब्द है, और उससे अपनी प्रतिरक्षा करा सके। यानी परामर्श क्यों करेगा, ताकि वो प्रतिरक्षा करा सके। अब जो विधि व्यवसायी है वो अंतर्यामी नहीं है। जब तक वो ये जानेगा नहीं कि क्यों गिरफ्तार हुए, तब तक प्रतिरक्षा संभव नहीं। ठीक है, और परामर्श दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है ना, शब्द आता है वाद, विवाद, संवाद। ठीक है, वाद आप कुछ कह रहे हो, ठीक है, यानी जो वार्ता चल रही वो एक पक्षी है। ठीक है, आप ही कुछ कह रहे हैं, बाकी सब रेसिपेंट है, सब सुनना है। ठीक है, दूसरा विवाद, आपने कुछ कहा, उसके उत्तर में हमने किसी अन्य विशिष्ट सिद्धांत का कथन किया। हमने मानी नहीं आपकी बात, बल्कि आपके कथन के उत्तर में हमने कोई अन्य विशिष्ट कथन किया, तब तो विवाद हुआ। और संवाद या परामर्श इसमें, ठीक है, दोनों तरफ से बाइलेटरल कहते हैं, बाइलेटरल टॉक। बाइलेटरल टॉक का मतलब दोनों अपनी बात कहेंगे, और जब दोनों अपनी बात कहते हैं और सुनते हैं तब परामर्श इस शब्द का प्रयोग होता है। यहां परामर्श की बात हुई है ताकि वो अपने विधि व्यवसायी से परामर्श कर सके अपनी पसंद के। ठीक है, फिर सवाल उठता है कि अपनी पसंद के वकील से वो परामर्श कर सके और अपनी प्रतिरक्षा करा सके। इसके लिए जरूरी है कि जो ग्राउंड्स उसे दिए गए हैं वो इतने सफिशिएंट हो। पहली बात देंगे आप, दूसरी बात सफिशिएंट देंगे। अगर देने में आप लेट लतीफ हो गए, ये जो आपने दिया वो पर्याप्त नहीं था। परामर्श या प्रतिरक्षा के प्रयोजनों से तो दिया न दिया दोनों बराबर है।
अगर दिया न दिया दोनों बराबर हो गए तो अनुच्छेद 22 वायलेट हो गया, और अगर अनुच्छेद 22 वायलेट हुआ देन ही इज एलिजिबल टू गेट द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। ठीक है, अब वो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इसके लिए अधिकृत हो गया। और एक चीज और समझ लें, हमने कल कहा था कि सामान्यतः अनुच्छेद 22 के उल्लंघन पर हैबियस कॉर्पस जारी होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि अनुच्छेद 22 का अगर वायलेशन हुआ तो हैबियस कॉर्पस ही जारी होगी। इसका अर्थ यह नहीं है, क्योंकि अगर परिस्थिति मांग करती है तो हैबियस कॉर्पस के अलावा कोई आदेश, कोई निर्देश या कोई रिट जिसके अंतर्गत पांचों प्रकार की रिट आती है वो जारी हो सकती है, बट द केस मस्ट बी एप्रोप्रिएट। ठीक है, तो अगर जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो तो बिल्कुल ऐसे हमारे डिटेंशन का ऑर्डर दिया है तो पहली नजर में, यानी जिसे बच्चा भी जस्टिफाई या जस्टिफाइड नहीं कह सकता, तो फिर हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगी, क्योंकि हैबियस कॉर्पस तो तब जारी होगी जब हम इलीगल डिटेंशन में आ जाएं। और जो पहली नजर में ही एकदम गलत लग रहा है उसके लिए व्यक्ति को एक क्षण के लिए भी डिटेंशन में क्यों भेजा जाए। और हैबियस कॉर्पस तब तक जारी नहीं हो सकती जब तक कि व्यक्ति डिटेंशन ऑर्डर को मानते हुए अभिरक्षा में न चला जाए, तब तक जारी नहीं हो सकती। तब तक उसका जो डिटेंशन है उसकी लीगलिटी को चेक नहीं किया जा सकता। तो अगर डिटेंशन ऑर्डर होली इलीगल है तो फिर मैंडेमस ये भी जारी हो सकती है, यानी विदाउट गेटिंग द सरेंडर ऑफ दैट पर्सन against whom that detention order has been passed by the detaining authority. ठीक है, to quash that detention order the mandamus could be issued. यानी आप ऐसे नहीं मानकर चलेंगे मेरी बात को कि habeas corpus ही, in appropriate cases other remedies will also be available. ठीक है, लेकिन हां ये ठीक है कि जनरली if the article 22 has been violated then the writ of habeas corpus will be issued. ठीक है, नॉर्मली एंड जनरली ये बात ठीक है। ठीक है, लेकिन आप ऐसे मानकर नहीं चलेंगे कि न्यायालय के हाथ बंध गए हैं, क्योंकि अनुच्छेद 32 जो कुछ न्यायालय को दे रहा है अधिकार के रूप में वो सब उसे प्राप्त है फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन हेतु। आप कोई मार्ग निर्मित नहीं कर सकते। तो कहता है कि यू मस्ट सप्लाई द ग्राउंड ऑफ डिटेंशन फॉर व्हाट, क्यों, ताकि वो अपनी विधि व्यवसाय से परामर्श कर सके और अपनी प्रतिरक्षा करा सके। इसके लिए और देंगे कब, अभिरक्षा में निरुद्ध करने से पूर्व। इसका मतलब एज सून एज पॉसिबल, बट in every case before, ठीक है, before the detention of that person in the custody, in every case हर बार आप उससे पहले देंगे और कुछ नहीं, और आपकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। आपने ऐसा नहीं किया, डिटेंशन ऑर्डर क्वेश होगा, हैबियस कॉर्पस जारी होगी। ठीक है, तो आप सफिशिएंट, नॉर्मली कोर्ट इंक्वायर नहीं करता कि ग्राउंड सफिशिएंट है या नहीं, लेकिन इससे उसकी शक्ति बाधित नहीं होती। नॉर्मली तो इसलिए नहीं करता क्योंकि नॉर्मली ग्राउंड ऑफ डिटेंशन सफिशिएंट होते हैं विधि व्यवसायी से परामर्श करने और अपनी प्रतिरक्षा कराने के लिए, और अपनी पसंद के अधिवक्ता से आप अपनी प्रतिरक्षा कराएंगे, करा सके, शब्द ये लिखे। इसका मतलब अगर बेयर रीडिंग इसकी की जाए तो ऐसा लगता है कि अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का जो अवसर है
ये हमने संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करा दिया। और उपलब्ध कराने का तरीका क्या है कि हमने कोई बाधा नहीं डाली उस व्यक्ति के अपना वकील खड़ा करने में। तो मेरा मेरा यानी स्टेट का जो बर्डन है वो डिस्चार्ज हो गया, ऐसा बेयर रीडिंग करने से प्रतीत होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके जो आर्टिकल्स होते हैं, इनका उदार अर्थान्वयन किया जाता है, लिबरल इंटरप्रिटेशन। तो 1951 में हमने कल आपसे कहा था कि ट्रेडिशनल व्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपनाया गया था कि वी आर नॉट मेकिंग एनी हिंड्रेंस, इफ द स्टेट इज नॉट मेकिंग एनी हिंड्रेंस, ठीक है, किसमें? व्यक्ति के अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने में, देन ठीक है, स्टेट का जो वर्डन है, जो अनुच्छेद 22 के रूप में उसके ऊपर रखा गया है, वो समाप्त हो गया। अब स्टेट की गलती नहीं है, लेकिन अमेरिका में हुए विधिक विकास इससे प्रभावित हो गए। हमारे यहां अनुच्छेद 39A इसको जोड़ दिया, ठीक है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में। और फिर जब 22 को 39A इसके साथ पढ़ा गया, तो फिर स्थिति यह निकल कर आई कि स्टेट सिर्फ यहीं तक भूमिका नहीं निभाएगा कि वो कोई बाधा उत्पन्न न करे संबंधित व्यक्ति के द्वारा अपनी प्रतिरक्षा वकील से कराने में, बल्कि उसे वकील प्रोवाइड कराए अगर उसके पास वकील नहीं है। और संबंधित संशोधन 1973 में सीआरपीसी में भी किए गए, जो सेक्शन 304 के रूप में आप देखते हैं, और अब बीएनएसएस में भी उस ढंग के संशोधन लाए गए। लेकिन अनुच्छेद 22 अपने में गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में अद्भुत है, ठीक है, अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा वो कराएगा। और ये स्टेट की जिम्मेदारी, क्योंकि एज अ स्टेट आप ये नहीं मान सकते कि जिसके विरुद्ध डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ वो मेरा नागरिक नहीं रह गया, वो व्यक्ति नहीं रह गया, और व्यक्ति के रूप में उसके अधिकारों की रक्षा करना ये भी आप ही का काम है। इसलिए अंडर आर्टिकल 22 ये हक दिया। और क्या कहा? उसने कहा कि व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है, इतना ही कहा। गिरफ्तार करने के बाद उसके साथ क्या हुआ, ठीक है ना, वो जमानत पर छूट गया, वो जमानत पर नहीं छूटा, ये सब नहीं लिखा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया तब उसे गिरफ्तारी के कारण बताए जाएंगे और अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक मिलेगा, और अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का हक यह भी मिलेगा। यह कहा उसने जबकि गिरफ्तार किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि गिरफ्तार करने के बाद उसे जमानत मिल गई, और जब उसे जमानत मिल गई तो अब वो गिरफ्तार नहीं रहा, इसलिए ड्यूरिंग ट्रायल हम उसे वकील उपलब्ध नहीं कराएंगे, या उपलब्ध कराएंगे तो 304 के प्रभाव से उपलब्ध कराएंगे। यानी अगर कल को 304 सीआरपीसी हट जाए तो हम जब वो विचारण के दौरान न्यायालय में आएगा तो हम उसे वकील उपलब्ध नहीं कराएंगे, क्योंकि अनुच्छेद 22 ऐसा नहीं कहता, ठीक है ना। क्योंकि बेयर रीडिंग अगर आप करें तो उसने सिर्फ इतना कहा कि गिरफ्तार किया गया है, तो दोनों अर्थान्वयन संभव हो सकते हैं कि गिरफ्तार किया गया, हमने दे दिया, लेकिन जब गिरफ्तार नहीं है तो हम नहीं दे रहे। और अर्थान्वयन यह भी हो सकता है कि एक बार गिरफ्तार कर लिया गया बस, जैसे आप हाई स्कूल में आ गए तो हाई स्कूल में भले ही फेल हो जाए तो भी 9th में नहीं पहुंचेंगे, रहेंगे हाई स्कूल में, हाँ फर्स्ट ईयर में नहीं जाएंगे,
लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 9th में आ जाए। तो एक अर्थान्वयन यह भी संभव है कि चूंकि वो गिरफ्तार कर लिया गया, नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, हैज बीन अराइजन। आप इसे वकील देंगे, गिरफ्तार करने के बाद ये जमानत पर छूट गया, क्या हुआ, विचारण चल रहा है, आप इस व्यक्ति को अपनी पसंद का वकील देने से इनकार नहीं कर सकते। एक अर्थान्वयन यह भी संभव है। और संवैधानिक प्रावधानों का हमेशा उदार अर्थान्वयन होगा, इसलिए यही अर्थान्वयन स्वीकार हुआ किसमें, शोभाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। कल हमने चर्चा की थी शोभाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि शोभाराम बहुत पुराना मुकदमा है, बहुत पुराना, मेरे ख्याल से 50 से 60 के दशक के बीच का होगा, ठीक है। शोभाराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में मसला यह था कि हमारे यहां जो पंचायत राज अधिनियम है और जो अन्य स्टेट्स में पंचायत राज अधिनियम है, उन सब में जो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत इसका गठन होगा, तो न्याय पंचायत को दीवानी क्षेत्राधिकार और दांडिक क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त रहेंगे। कुछ विशेष अपराध हैं, कुछ विशेष अपराध और कुछ विशेष दीवानी मामले हैं जो इतने छोटे हैं कि उनका विचारण न्याय पंचायत के द्वारा किया जाना ठीक माना गया है। और न्याय पंचायत को क्रिमिनल मामलों में जो हक प्राप्त है, वो हक ये है कि वो जुर्माना लगा सकते हैं किंतु कारावास नहीं दे सकते। और जो धारा 447 यानी जो क्रिमिनल ट्रेसपास आईपीसी के मुताबिक पहले होता था, उस क्रिमिनल ट्रेसपास के संबंध में जुडिक्शन न्याय पंचायत को प्राप्त था। और चूंकि न्याय पंचायत को प्राप्त था, तो जो क्रिमिनल ट्रेसपास का मुकदमा न्याय पंचायत विचारित करेगी, उसमें कारावास की सजा नहीं हो सकती, ठीक है, केवल और केवल जुर्माना यह हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल ट्रेसपास चूंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए उसमें बिना वारंट गिरफ्तारी हो सकती। अब आपने क्या किया है, जो पंचायत राज अधिनियम बनाया है उसमें आपने लिख दिया कि न्याय पंचायत के समक्ष व्यक्तियों का पक्ष रखने के लिए वकील उपस्थित नहीं होंगे, और ऐसा प्रत्येक विधायी कृत्य शून्य घोषित किया जाएगा जिससे फंडामेंटल राइट या तो वायलेट हो रहा है या वायलेट होने की संभावना है। अब चूंकि आपराधिक अत्याचार एक संज्ञेय अपराध है, इसलिए व्यक्ति गिरफ्तार हो सकता है, और चूंकि वो अवेलेबल है इसलिए जमानत तो उसे मिल जाएगी। और जमानत मिलने के बाद अगर उसका मामला न्याय पंचायत के समक्ष विचारित होने के लिए पहुंच गया, तो ये ठीक है कि आगे उसे कारावास नहीं हो सकता, इसकी संभावना खत्म हो गई। अब सिर्फ जुर्माना हो सकता है, क्योंकि न्याय पंचायत को जुडिक्शन ही नहीं है, ठीक है, कारावास की सजा देने का। तो क्या अब उसे अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक समाप्त होगा? और यदि नहीं, तो आपने तो इंस्टीट्यूट में ही कर दिया कि वकील नहीं आएंगे न्याय पंचायत के समक्ष उसका बचाव करने के लिए, जबकि ये उसका गारंटीड राइट है। अगर हम बेयर रीडिंग करें अनुच्छेद 22 की, क्योंकि वहां तो सिर्फ इतना लिखा जबकि व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार तो वो किया जाएगा, तो क्या न्याय पंचायत को क्षेत्राधिकार देने संबंधी ये प्रावधान संविधान के विरोध के कारण, यानी अनुच्छेद 22 के विरोध के कारण शून्य? न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यस, ये वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि यह अनुच्छेद 22 के विरोध में जा रहा है। यानी कोर्ट कितना कॉन्शियस है, ठीक है, अनुच्छेद 22 के मामलों में अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक यह व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो महत्वपूर्ण हक
अनुच्छेद 22 से मिल रहा है, जो गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित है, आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार व्यक्ति से संबंधित नहीं है। यद्यपि ये ठीक है कि अधिकांश मामलों में व्यक्ति आपराधिक आरोप पर ही गिरफ्तार होता है। इतने महत्व का हक है जो समझ में नहीं आता जिस समय आप एलएलबी कर रहे हो। हालांकि एलएलबी करते समय आपकी मान्यता यह होती कि सर्वाधिक कानून तो आप ही जानते हैं, और कानून की दुनिया में अब तक तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, आप जाने कौन से झंडे गाड़ेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब 22 सबसेक्शन 2 देखें क्या कहता है। प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया, ठीक है, यह भी हक किसका है? प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसका है। और अगर अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक नहीं मिला तो पूरा ट्रायल अगर चल गया, एक और मामला हुआ है उसमें रेलवे एम्प्लॉइज, इनके खिलाफ आपराधिक मामला जो दर्ज किया गया, और पूरे ट्रायल में उन्हें यह सूचित ही नहीं किया गया कि किस डेट पर ट्रायल चलेगा, किस डेट पर आरोप की रचना होगी क्या, और अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का हक नहीं मिला। पूरा ट्रायल कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) के विरोध में माना और उसे शून्य कर दिया। ठीक है, तो ये महत्व के हक हैं। और यहां मजिस्ट्रेट के समक्ष कहता है प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया। अगर केवल गिरफ्तार किया गया, जमानत पर छोड़ दिया गया, गिरफ्तार करते ही, क्योंकि पुलिस अधिकारी हम लोगों ने देखा है कि सीआरपीसी या अन्य जगहों पर भी जो गिरफ्तार करने वाला अधिकारी होता है उसे भी जमानत देने के हक रहते हैं। तो आप गिरफ्तार किए गए और जमानत पर छोड़ दिए गए तो बात ही खत्म हो गई, तब आपका 22(2) की कोई आवश्यकता बची नहीं। ठीक है, कहता प्रत्येक व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि तक के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। और यह हक किसके संबंध में है? प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में, आपराधिक आरोप पर रहे। अब कानून का मूर्खतापूर्ण निर्वचन यह भी नहीं होगा। उसने कहा कि जबकि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी वारंट पर या हाईकोर्ट के द्वारा जारी वारंट पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया, लेकिन निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की बजाय उसे कहां प्रस्तुत कर दिया गया? उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय। ठीक है, तो पेश तो कर दिया गया। यह निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष जो प्रस्तुत करने संबंधी बाध्यता निर्मित की गई है, ये इसलिए ताकि वो अपनी स्वतंत्रता के प्रयास जल्द से जल्द शुरू कर सके और साथ ही साथ उसके गिरफ्तारी के कारणों आदि पर न्यायिक मस्तिष्क इसका प्रयोग ये शुरू हो सके। तो अगर उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय या अन्य न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत कर दिया गया तो फिर इसको इस प्रकार से बेवकूफी के ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता कि चूंकि निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जाया गया था इसलिए, और निकटतम मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के अधीन उसे अभिरक्षा में 24 घंटे से ज्यादा निरुद्ध नहीं किया गया, इसलिए अनुच्छेद 22(2) का वायलेशन है और शून्य किया जाता है। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये जो बाध्यता है वो उद्देश्य के संदर्भ में पढ़ी जाएगी, और उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता शीघ्र से शीघ्र सुनिश्चित हो सके। तो 22(1) 22(2) महत्वपूर्ण अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, 22(3) क्या कर रहा है? 22(3) एक्सेप्शन बता रहा है। कहता है खंड 1 या खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है।
या निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। ठीक है, गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है, शब्द ये है। ऊपर वाली बात करें तो ऊपर वाली कहता है खंड 1 या खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु अन्य देशी है। अन्य देशी ये नहीं लिखा है, अन्य देशी नहीं लिखा है, केवल शत्रु अन्य देशी है। ठीक है, शत्रु अन्य देशी ये लिखा है। अन्य देशी को आप विदेशी ये भी कह सकते हैं, लेकिन विदेशी को हक हासिल है, क्योंकि ऊपर कहा होता है जो कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उससे पहले नागरिकता संबंधी कोई विशेषण नहीं लगाया है। तो यह कहना गलत है कि विदेशी को यह हक हासिल नहीं है। हां, शत्रु अन्य देशी है, अगर वो विदेशी भी है और शत्रु है तो उसे यह हक हासिल नहीं। दोनों बातें होनी चाहिए, दैट मस्ट बी एलियन और फॉरेनर, और वो हमारा इनेमी, हमारा शत्रु भी होना चाहिए। और शत्रु कौन है? जो भारत के साथ युद्ध की स्थिति में है, जिसे भारत सरकार ने शत्रु देश घोषित किया है, उसका नागरिक हमारे यहां है और उसे अरेस्ट किया गया है। तो 22(1), 22(2) उसे हासिल नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो विदेशी है उसे भी गिरफ्तार करने के लिए प्रक्रिया चाहिए। अभी रोहिंग्या को निकालने की जो बात है उसमें यही कह रहे हैं कि हम कानून बनाएंगे, क्योंकि 21 उन्हें भी हासिल है, और क्योंकि 21 हासिल है तो देयर शुड बी लॉ, देयर शुड बी अ लॉ, and there should be a legal procedure, and law and procedure must be just fair and reasonable. तो 22 हासिल न होने का अर्थ ये नहीं है कि शत्रु अन्य देशी को कुछ भी हासिल नहीं है। जो शत्रु या देशी इसके संबंधों को शासित करने वाली विधियां होंगी, उनके अंतर्गत जो अधिकार उनके होंगे वो होंगे। 22(1), 22(2) उनके पास नहीं रहेगा। और जो 22(3) में उल्लिखित खाखंड में है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया। ठीक है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया, ठीक है, या निरुद्ध किया गया। इसका मतलब गिरफ्तार शब्द आप पढ़ेंगे किसके साथ? निवारक निरोध का उपबंध करने वाली है, या जो सिर्फ निरुद्ध किया गया है, या जो सिर्फ निरुद्ध किया गया उसके संबंध में भी 22(1), 22(2) हासिल नहीं है। 22(1), 22(2) उसे भी हासिल नहीं है। ठीक है, देखिए गिरफ्तारी दो तरह से होती है। एक निवारक निरोध के, ठीक है, जो उपबंध है उनका अधिनियमन करने वाली विधि इसके अंतर्गत, ठीक है, और अन्य विधियां जो गिरफ्तारी का प्रावधान करती हैं, जो गिरफ्तारी का प्रावधान करती हैं, ठीक है, अन्य विधियां जो गिरफ्तारी का प्रावधान करती हैं उसमें 22(1), 22(2) सबको उपलब्ध है। विधियां जो गिरफ्तारी का उपबंध करती हैं वो अनुच्छेद 22 सबको उपलब्ध कराती हैं, या उनके संबंध में अनुच्छेद 22 प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है, क्योंकि 22 में शब्द जो गिरफ्तार किया गया। केवल 22(1), 22(2) उन व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है जो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अंतर्गत गिरफ्तार हुए, यानी गिरफ्तारी का उपबंध विधि कर रहे हैं। तो सामान्य नियम यह है कि 22(1), 22(2) सबको उपलब्ध है, लेकिन अगर गिरफ्तारी का उपबंध विधि कर रही है तो सामान्यतः ये तो ठीक है कि 22(1), 22(2) सबको उपलब्ध है, लेकिन दो लोगों को ये उपलब्ध नहीं होगा। एक जो शत्रु अन्य देशी है, उसे भले ही गिरफ्तार किया गया है फिर भी 22(1), 22(2) उसे उपलब्ध नहीं है। दूसरा
जिसे निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया, उसे भी 22(1), 22(2) उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे कुछ भी हासिल नहीं है, उसे 22(4) से लेकर 22(7) तक के हक हासिल होंगे, वो अलग बात है। यानी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन संबंधी विधि के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है और शत्रु अन्य देशीय नहीं है, उसे 22(1), 22(2) तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 22(4) से लेकर 22(7) तक के अधिकार हासिल होंगे। 22(4) से 22(7) तक क्या है अभी देखेंगे। एक बात हुई। दूसरा, 22(1), 22(2) उसको भी उपलब्ध नहीं है जो सिर्फ निरुद्ध किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया। देखें शब्द क्या कहता है, खाखंड निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। ठीक है, इसका मतलब निरुद्ध व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति से अलग ढंग का है। या शब्द आ गया, आइदर इट और दैट। ठीक है ना, निरुद्ध प्रत्येक उस व्यक्ति को नहीं माना जाएगा, सॉरी, गिरफ्तार प्रत्येक उस व्यक्ति को नहीं माना जाएगा जो निरुद्ध किया गया। निरुद्ध करना बात अलग है, गिरफ्तार करना बात अलग है। जैसे भारत के नागरिक को भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता विदेशियों को नहीं है। तो रोहिंग्या को हम गिरफ्तार करेंगे, सॉरी, रोहिंग्या को हम निरुद्ध करेंगे। उन्हें निरुद्ध करना गिरफ्तार करना नहीं है। ठीक है, हमने निरुद्ध कर दिया, मीनिंग देर भाई एक जगह रोक दिया, नहीं आप सब जगह नहीं जाएंगे। 21 उपलब्ध है, हम आपको भगा नहीं रहे। ठीक है, भगाएंगे उसके लिए कानून लाएंगे, प्रक्रिया बनाएंगे, वो जस्ट फेयर और रीजनेबल होगी, वो भी सारी बातें ठीक है। लेकिन यू कैन नॉट मूव हियर एंड देयर लाइक द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आपको यह हक हासिल नहीं है। तो निरुद्ध व्यक्ति गिरफ्तार हो जरूरी नहीं है। इसके सामान्य जीवन में जब उदाहरण आप देखते हैं, तो सीपीसी हम लोग पढ़ेंगे तो निर्णय से पूर्व गिरफ्तारी है, और इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री गिरफ्तारी है। तो वहां जो गिरफ्तारी हो रही, वहां शब्द भले ही गिरफ्तारी आ गया है, इनफैक्ट आप निरुद्ध किए जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि गिरफ्तारी शब्द अपराध से संबंधित होता सा लगता है। ठीक है ना, लेकिन वहां इनफैक्ट आप सिर्फ निरुद्ध किए जा रहे हो। या फिर जब आप ड्यूज, गवर्नमेंट ड्यूज नहीं देते हो, तब आपसे गवर्नमेंट ड्यूज को लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व के समान वसूला जाता है। ऐसे मान लिया जाता है मानो आप पर भू राजस्व का बकाया है। और भू राजस्व, ठीक है, आपको मालूम है कि खेती की जमीन आपकी नहीं होती। खेती की जमीन किसकी है? राज्य की। राज्य ने अपनी खेती की जमीन आपको भूमिधर के रूप में खेती करने के लिए दी है, और हक मालिकाना के तौर पर राज्य आपसे मालगुजारी ये वसूलता है, और मालगुजारी की जो रकम होती है वो तो भू राजस्व कहा जाता है। क्योंकि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी है, इसलिए वो भू राजस्व की रकम बहुत कम लेते हैं, लगभग ना के बराबर, लेकिन हक मालिकाना के तौर पर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप उनकी रकम नहीं दोगे तो उसकी वसूली के तरीके लैंड लॉज में दिए गए। वो 6-7 तरीके हैं, उनमें से एक आरसी जारी करना, वसूली प्रमाण पत्र, रिकवरी सर्टिफिकेट, इसको जारी करना, ये भी है। और जो अन्य विधियां बनती हैं उनमें भी यह लिख दिया जाता है कि यदि इस विधि के अंतर्गत सरकार के प्रति आपका कुछ बकाया हो गया
तो आपसे वो बकाया भू राजस्व की बकाया के समान वसूला जाएगा, यानी वही 7 तरीके इस्तेमाल में लाए जाएंगे जो भू राजस्व की बकाया के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं उनका इनकम टैक्स बकाया हो गया, जीएसटी इनकम टैक्स, ठीक है, जीएसटी का बकाया हो गया, बिजली का बिल बकाया हो गया, तो आरती जारी हो गई, ठीक है, क्योंकि भू राजस्व की बकाया के समान उनकी वसूली होगी। अब सवाल यह है, जब भू राजस्व की बकाया आप पर होती है तो 7 तरीकों में एक तरीका यह भी है कि बकायेदार को निरुद्ध किया जाएगा, और वो निरोध एक बार में 14 दिन इतना होता है, एक बार में, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा, दोबारा फिर पकड़ा जा सकता है, अधिकतम कितने बार पकड़ा जा सकता है, अधिकतम किस अवधि तक आपको निरुद्ध रखा जा सकता है, ये सारा कुछ विधियों में लिखा है। लेकिन उस समय आप निरुद्ध हैं किंतु गिरफ्तार नहीं, निरुद्ध हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। इसलिए आपके संबंध में 22(1), 22(2) लागू नहीं है, यानी आपको गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देना कतई जरूरी नहीं है, आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना कतई जरूरी नहीं है, आपको अपनी पसंद के वकील से प्रतिरक्षा कराने का कोई हक नहीं है, आपको अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का कोई हक नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको पता ही है, पैसे नहीं दिए इसलिए बंद है, पैसे दे दो अभी छोड़ देंगे, तो वकील साहब की जरूरत कहां है, ठीक है। यानी जिसे निवारक निरोध संबंधी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया, जो शत्रु अन्यदेशी है, या जो निरुद्ध किया गया है, इन तीनों को 22(1), 22(2) उपलब्ध नहीं है। जैसे आपका अभिनंदन, जो फ्लाइट हम लोगों ने देखा था पिछली बार जब पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक हुई थी, तो हमारा जो पायलट था वो पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, तो वो पकड़ लिया गया, निरुद्ध है, गिरफ्तार नहीं। और इसीलिए जब भारत सरकार ने कहा था कि शाम तक छूट जाना चाहिए और नहीं छूटा तो हम निपटेंगे फिर आपसे, इसीलिए प्रधानमंत्री जो वर्तमान है उन्हें पसंद करते हैं, दो टूक का कि शाम तक छूट जाना चाहिए, और कोई भीख नहीं मांगी, कहा शाम तक छूट जाना चाहिए। तो शाम को पाकिस्तानी अधिकारी हमारी बाघा सीमा पर उसे दे गए थे। अगर वो गिरफ्तार होता तो फिर बगैर जुडिशियल प्रोसेस के नहीं आ सकता था, क्योंकि सभी देशों के कानून एक जैसे होते हैं, फिर तो जमानत आदि प्रोसेस चलते हैं, या वहां के राष्ट्रपति को अगर हमारे यहां जैसा कोई हक हासिल है तो वो क्षमा करते हैं, तो बात अलग। और क्षमा की शक्तियां भी जब सेंटेंस प्रोनाउंस हो जाएगा तब प्राप्त हैं, उससे पहले नहीं, ठीक है ना। पहले साबित तो हो, अभी तो सिर्फ मियर एलिगेशन है, अभी तो विचारण हुआ ही नहीं, तो क्षमा काय बात की, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था, डिप्लोमेटिक चैनल से सीधे ला करके दे दिया, ठीक है। तो निरुद्ध था, गिरफ्तार नहीं, ठीक है। तो निरुद्ध अलग बात है और गिरफ्तार अलग बात है, ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो 22(1), 22(2) उस व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन करता है जो गिरफ्तार किया गया है। किस आरोप पर गिरफ्तार हुआ, कौन गिरफ्तार हुआ, मतलब नहीं। और 22(3), 22(1), 22(2) का अपवाद बताता है कि 3 व्यक्ति हैं जिनके संबंध में 22(1), 22(2) लागू नहीं हो रहा है। और उसके बाद 22(4) से लेकर 22(7) तक उस व्यक्ति के अधिकारों का वर्णन है जो निवारक निरोध संबंधी विधि के अधीन गिरफ्तार हुआ, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन आप जानते हैं, वो डिटेंशन है किंतु प्रिवेंटिव। और
दूसरा डिटेंशन कौन सा होता है? जो प्यूनिटिव। हमने आपको डंडे मारे इसलिए क्योंकि कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है और आप घर से बाहर हैं और आपको मना किया गया, मत आइए। ठीक है, तो डंडे तो मारे गए हैं, बट प्रिवेंटिव। और एक आपने गलत किया है इसलिए डंडे मारे गए, अब जो डंडों का मारना है प्यूनिटिव। कार्य की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो तो एक ही है, डंडों का मारा जाना। लेकिन जो काम का कारण है वो अलग है। एक जगह मसला प्रिवेंटिव है, हम जो बुराई है उसके उत्पन्न होने से पूर्व ही उसका इलाज कर लेना चाहते हैं, और दूसरी जगह बुराई उत्पन्न हो चुकी है और उसे, जहां बुराई उत्पन्न हो चुकी है उसे हम बुराई इसलिए मान रहे हैं कि उसके परिणाम पूर्व में बुरे हो चुके हैं। इसलिए चूंकि बुराई उत्पन्न हो चुकी है और आपने उस बुराई को उत्पन्न किया, इसलिए हम आपके साथ सख्ती से पेश आ रहे हैं। तो प्रिवेंटिव अलग बात है और प्यूनिटिव अलग बात है। डिटेंशन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन किसको दिया जाए और किसको न दिया जाए, इसे तय करने का काम एग्जीक्यूटिव के पास है, और प्यूनिटिव डिटेंशन किसे दिया जाए किसे न दिया जाए, इसे तय करने का काम जुडिशरी के पास है। ठीक है, हां, ये ठीक है कि एग्जीक्यूटिव ने स्वयं को दिए गए अधिकार का सही प्रयोग किया या नहीं किया, गलत तो नहीं किया, इसे तय करने का काम फिर जुडिशरी के पास है। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आप किसी को डिटेंशन में रखेंगे तो उसकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, और उसे स्वतंत्रता 21 में भी मिली हुई है, 19 में भी मिली हुई है और 22 में भी मिली हुई है। तो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं हुआ आपके इस कृत्य से। 19, 21 या 22 जिन परिस्थितियों में व्यक्ति के वैयक्तिक स्वातंत्र को सीमित करने का हक आपको देती हैं, आपने उन्हीं परिस्थितियों में समुचित ढंग से, सम्यक ढंग से व्यक्ति के वैयक्तिक स्वातंत्र को सीमित किया है या नहीं, इस तथ्य की जांच फिर से फंडामेंटल राइट के संबंध में जुडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को होने के कारण, हाई कोर्ट को होने के कारण उन्हीं के पास आ जाता है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर एग्जीक्यूटिव के इस अधिकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में भेज नहीं सकते। ठीक है, फिर जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती अगर उन्होंने सम्यक इस्तेमाल अपने को प्रदत्त शक्ति का किया है, और अक्सर सम्यक इस्तेमाल नहीं होता है। उसका कारण सिर्फ यही नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव खराब है, अक्सर उसका कारण यह होता है कि जनता खराब है। ये बात सुनने में बड़ी खराब लगती है, लोग गालियां बकते हैं, क्योंकि अपने लिए तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। ये आप हैं जो सोशल मीडिया पर सरकार पर दबाव बनाते हैं कि अमुक व्यक्ति पर रासुका लगाई जाए। आप उसे तय करने देना कि रासुका लगाएंगे या नहीं, और फिर अगर वो गलत तय करें तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन ये तो आप दबाव बना रहे हैं, और रासुका क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है। और बार बार हम वही बात कहते हैं कि आप लेखपाल की नौकरी छोड़ने को राजी नहीं, वो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दें, वो चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ दें। ठीक है, जब तुम ज्यादा दबाव बनाओगे वो उठा के डिटेन कर देंगे रासुका में। बनता हो रासुका का मामला, न बनता हो, ठीक है, बाद में हैबियस कॉर्पस जारी हो जाएगी और आपको लगने लगेगा कोर्ट बड़ा है, आपकी ये गलतफहमी निर्मित होने लगेगी। क्योंकि कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा कि द डिटेंशन विच यू हैव मेड दैट वाज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू इशू द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस टू क्वेश द डिटेंशन ऑफ दैट पर्सन। और वो शुरुआत कहां से हुई थी? आपकी सोशल मीडिया पोस्ट। ठीक है ना, तो हर बार वो गलत नहीं होते।
और बल्कि उल्टा हम तो ये कहेंगे कि लोकतंत्र में नागरिकों को वैसी ही सरकार मिलती है जैसे वो खुद होते हैं। सबको चुनने का हक आपके पास है, ठीक है। और आप भी जो उनकी आलोचना कर रहे हैं इसलिए नहीं कि वो बहुत खराब है, क्योंकि बहुत खराब है तो तुम्हारे घर आ रहा है तो तुम उनकी चप्पलें चाटने को तैयार क्यों हो? खराब लोगों की तो चप्पल चाटने को तैयार नहीं हो। तुम्हारे घर का बच्चे का बर्थडे भी तब तक सेलिब्रेट नहीं होता जब तक कि वो टाइम ना दे दें। तो खराबर आप कुछ नहीं है आपकी नजर में, आप वहां नहीं है, इस चिढ़ में आप उनकी खिलाफत कर रहे हो, और जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं आपके चरित्र भी वही दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप देखिएगा नेपाल का जो रिवॉल्यूशन है, जरा काम करने दीजिए अंतरिम सरकार को, ठीक वही ना हो जो पूर्व के लोग कर रहे थे तो बताइएगा, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी कट रिवॉल्यूशन है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं होना इसमें, ठीक है। भ्रष्टाचार हम तो पहले से कहते हैं कि खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि आप चाहते हैं भ्रष्टाचार हो, ठीक है। और वो शुरू भी हो गया है, कुछ लोगों ने उन्हीं का विरोध शुरू कर दिया अंतरिम सरकार का, यही सब होगा। और इसीलिए जो पॉलिटिशियन, जिन्हें श्रूड पॉलिटिशियन कहा जाता है, वो कुछ नहीं करते, वो आराम से बैठे रहते हैं, परिस्थितियां देखते रहते हैं, और पता है कल वही होगा जो हमेशा से होता आया है। और क्योंकि ये उनकी बात नहीं है, आदमी का मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए वैसा ही होता है बार बार। और जब मूल स्वभाव परिवर्तन आएगा तो सारी चीजें बदल जाएंगी। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन दो है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में गए व्यक्ति को क्या हक होंगे, क्योंकि उसे 22/1/22 तो होंगे नहीं, लेकिन उसे क्या हक होंगे इसकी चर्चा कल करेंगे। देखें।